स्टडी ऑफ लॉज जीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर कराया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी यूपी एपीओ की तैयारी करना चाहता है, इस चैनल के माध्यम से चैनल को ज्वाइन कर संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन कर सकता है। दोस्तों, हम यूपी एपीओ के लिए यूपी पुलिस एक्ट 1861 का पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। अभी तक हमने यूपी पुलिस एक्ट 1861 के धारा 1 से 20 तक की धाराओं का अध्ययन किए हैं, जिसका एक बार पुनः रिवाइज कर दिया जा रहा है। दोस्तों, पुलिस एक्ट 1861 22 मार्च 1861 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधों का निवारण करना, अपराधों का पता लगाना और पुलिस और उनके उपकरण अधिक दक्ष बनाना है। इस अधिनियम में कुल 47 धाराएं हैं। यह 1861 का अधिनियम संख्या 5 है। इस अधिनियम की धारा 1 निर्वचन खंड से संबंधित है, जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों और पदों को परिभाषित किया गया है। इस धारा में जिले के मजिस्ट्रेट, पुलिस, साधारण पुलिस जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक, संपत्ति, नागरिक उड्डयन कार्मिक, व्यक्ति, मांस, ढोर, पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश आदि महत्वपूर्ण पदों या शब्दों को परिभाषित किया गया है। धारा 2 में बल के गठन का प्रावधान है। धारा 2 का नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा के विषय में प्रावधान है। धारा 3 राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना के विषय में प्रावधान है। धारा 3 ये बताती है कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत पुलिस बल पर अधीक्षण का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा और राज्य सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। धारा 4 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक और ऐसे महानिरीक्षक आदि के विषय में प्रावधान है। धारा 5 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियों के विषय में प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 6, धारा 11, धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41 निश्चित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार यूपी एपीओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है। धारा 7 और अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युत आदि के विषय में प्रावधान है। धारा 8 पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र के विषय में प्रावधान है। 8 का नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र के विषय में प्रावधान है। धारा 9 पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे, इस विषय में प्रावधान है। धारा 10 पुलिस अधिकारी या नियोजन में नहीं लगेंगे। धारा 12 महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति के विषय में प्रावधान है। धारा 13 व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी के विषय में प्रावधान है। धारा 14 रेल या अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, इस विषय में प्रावधान है। धारा 15
विशुद्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना के विषय में प्रावधान है। धारा 15 निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना, इस विषय में प्रावधान है। धारा 16 धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्ययन, इस विषय में प्रावधान है। धारा 17 विशेष पुलिस अधिकारी के विषय में प्रावधान है। धारा 18 विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियों के विषय में प्रावधान है। धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार, इस विषय में प्रावधान है। धारा 20 पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार, इस विषय में प्रावधान है। दोस्तों, आज धारा 21 से 27 का अध्ययन किया जाएगा। धारा 21 ग्राम पुलिस अधिकारी। ग्राम पुलिस अधिकारी को ही ग्राम चौकीदार कहते हैं। धारा 21 ग्राम पुलिस अधिकारी के विषय में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इन पर नियंत्रण और इनकी पदच्युति भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस धारा की पूरक धारा 47 है। धारा 47 में प्रावधान यह है कि पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार, तो राज्य सरकार यदि चाहे तो घोषणा द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि ग्राम चौकीदार पर जो प्राधिकार जिला मजिस्ट्रेट का है, उसका प्रयोग जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में किया जाएगा। यानी राज्य सरकार या घोषणा द्वारा प्रावधान कर सकती है कि जो शक्ति पुलिस अधिकारी, ग्राम पुलिस अधिकारी या ग्राम चौकीदार पर जिला मजिस्ट्रेट का है, उसका प्रयोग पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 22 पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। इस विषय में प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे, सदैव ही अपने कर्तव्यों के पालन करने में तत्पर रहेंगे और उन्हें किसी भी समय जिले के किसी भाग में नियोजित किया जा सकता है। इस बारे में धारा 22 प्रावधान करती है। इस अधिनियम की धारा 23 बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह धारा एपीओ की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। धारा 23 पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के विषय में प्रावधान करती है। तो ये धारा 23 बताती है कि पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। तो इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारियों के निम्न 6 कर्तव्य होंगे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किए गए सभी आदेशों और वारंटों का सत्वर पालन और निष्पादन करें। यानी कोई भी पुलिस अधिकारी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश और वारंटों का पालन करने में कोई कोताही नहीं करेगा। दूसरा, लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रहण और संसूचना देना। इस धारा में बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि ऐसी कोई भी गुप्त वार्ता या संसूचना जो लोक शांति पर प्रभाव डालने वाली हो आदि की गुप्त वार्ताओं को एकत्रित करें और उनकी सूचना उच्च अधिकारियों को दें, इस जैसे कोई फ़ोन टेप करना आदि। तीसरे नंबर में अपराधों का निवारण करना। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह अपराधों का निवारण करें
पुलिस का मुख्य कर्तव्य है कि वह अपराध होने से रोके। इस विषय पे CRPC की धारा अध्याय 11 की धारा 149 से 153 तक में प्रावधान किया गया है। धारा 151 बताती है, CRPC या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 बताती है कि पुलिस संज्ञेय अपराध को निवारित करने हेतु किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अगला कर्तव्य लोक निशंस का निवारण करना। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह लोक उत्पात किए जाने से रोके। पुलिस एक्ट की धारा 34 में भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 8 दशाओं में से किसी भी एक या एक से अधिक दशा विद्यमान होने पर पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी तथा ऐसा व्यक्ति 8 दिन के कारावास या 50 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी प्रत्येक पुलिस का एक कर्तव्य होगा कि वो लोक उत्पात को रोके, जैसा कि इस एक्ट की धारा 34 में प्रावधान है, जिसमें 8 प्रकार की दशाओं का वर्णन है, जिसके तहत किसी एक या एक से अधिक दशा में कोई भी पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति 8 दिन के कारावास या 50 रुपये के जुर्माने से दंडनीय भी होगा। तो इस प्रकार पुलिस का कर्तव्य लोक न्यूसेंस का निवारण करना होगा। अगला, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस विधिता बाध्य है। यानी पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करे और उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए वह विधिता या विधि अनुसार बाध्य है। अगला, मदिरालय, जुआघर, भ्रष्ट व्यक्तियों के समागम के स्थल तथा उच्च श्रृंखला व्यक्तियों के समागम के स्थल में वारंट के बिना प्रवेश करना तथा उनका निरीक्षण करना। यानी पुलिस का कर्तव्य होगा कि वह मदिरालय, जुआघर और भ्रष्ट व्यक्तियों के आने के या ऐसे व्यक्ति जो उस श्रृंखल हैं, जो उत्पात मचाने वाले हैं, उनके समागम स्थल में वह वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 24 पुलिस अधिकारी इत्तला आदि कर सकेंगे, इस विषय में प्रावधान करता है। धारा 24 के अनुसार पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को कोई इत्तला दे सकेंगे तथा आवेदन द्वारा सम्मन वारंट, तलाशी वारंट या अन्य विधिक आदेशिकाएँ निकाले जाने की मांग कर सकेंगे। यानी जब पुलिस अधिकारी को सम्मन वारंट, तलाशी वारंट या अन्य आदेशिकाएँ निकाले जाने की आवश्यकता है तो वह मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे, इत्तला देंगे तथा आवेदन द्वारा ऐसे आदेश निकाले जाने की मांग कर सकेंगे। धारा 25, 26, 27 लावारिस चल संपत्ति का पुलिस द्वारा अभिग्रहण तथा उसका निस्तारण इस विषय में प्रावधान करता है। इस अधिनियम की धारा 25 पुलिस अधिकारी बिना दावे वाले संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन होंगे। धारा 25 बताता है कि पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में रखेंगे और इसके व्ययन मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन करेंगे। धारा 25 ये बताती है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह बिना दावे वाली संपत्ति अर्थात ऐसी संपत्ति जिसका कोई दावेदार न हो, लवारिस पड़ी हुई है, ऐसी सभी चल संपत्तियों को अपने भार साधन में ले लेगा और उसकी तालिका जिले के मजिस्ट्रेट को देगा। ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति के व्यवन के बारे में जिला मजिस्ट्रेटों के आदेशों के अनुसार कार्य करेगा।
विधि शास्त्र में बताया गया है कि ऐसी संपत्ति जिसका कोई स्वामी न हो उसे रेस नालियस संपत्ति स्वामी विहीन कहा जाता है। ऐसी वस्तु प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसका स्वामी माना जाता है। इस विषय पर प्रथम वाद आर्मरी का है। इसमें गुड फाइंडर माल पाने वाले व्यक्ति के विषय में बताया गया है। इसी प्रकार संविधानियम भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 71 पड़ा हुआ माल पाने वाले का दायित्व उपनिहिति के समान होता है बताया गया है। और धारा 100 और इस अधिनियम की धारा 169 के अनुसार यदि पड़ा हुआ माल पाने वाला व्यक्ति स्वामी को खोजने में उस सामान का 2/3 धन खर्च कर चुका है तब वह उस वस्तु को बेच सकेगा। इस अधिनियम की धारा 26 मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। इस अधिनियम की धारा 26 मजिस्ट्रेट की शक्तियों मजिस्ट्रेट को संपत्ति को निरुद्ध करने व उद्घोषणा निकालने की शक्ति प्रदान करता है। इस धारा के खंड 1 के अनुसार जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा तथा यह घोषणा निकाल सकेगा कि कोई व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति का दावेदार हो उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 6 महीने के अंदर उपस्थित होकर उस पर अपना अधिकार स्थापित करे। तो जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति मतलब जो बिना दावे की संपत्ति है उसको अपने भार साधन में ले सकेगा, उसकी घोषणा निकाल सकेगा। और कोई भी व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति के दावेदार होने का दावा करता है ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 6 महीने के अंदर उपस्थित होकर अपना अधिकार सिद्ध कर ऐसी संपत्ति प्राप्त कर सकता है। खंड 2 इस धारा के खंड 2 में बताया गया है कि CRPC 1973 की धारा 459 ऐसी संपत्ति के मामले में लागू हो गई। धारा 459 के अनुसार उन दशाओं का उल्लेख किया गया है या धारा 459 में उन दशाओं का उल्लेख किया गया है जहाँ की ऐसी संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा किसी भी समय बेचा जा सकता है। और ऐसी संपत्ति कौन सी होंगी? तो ऐसी संपत्ति जो शीघ्रतया प्रकृत्या क्षयशील हो, यानी जो शीघ्र ही और क्षयशील हो, जो शीघ्र ही क्षयशील हो। ऐसी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट की राय में उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा। यानी पहले निम्न धारा 459 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी समय उन संपत्तियों को बेचा जा सकता है जो शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो और जिला मजिस्ट्रेट की राय में उसका विक्रय यदि कर दिया जाता है तो स्वामी के फायदे के लिए होगा। तथा ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य 500 रुपये से कम हो, 500 रुपये से कम हो, उसे भी मजिस्ट्रेट के आदेश से किसी भी समय बेचा जा सकता है। यानी 459 में 3 दशाओं का वर्णन किया गया है जिसमें से कोई भी संपत्ति मजिस्ट्रेट के आदेश जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से विक्रय किसी भी समय विक्रय किया जा सकता है। तो वह संपत्ति जो शीघ्रता प्रकृत्या क्षयशील हो, मजिस्ट्रेट की राय में विक्रय स्वामी के लिए कर दिया जाता है तो वो स्वामी के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम हो। पहले यह रकम 10 रुपये थी जो 2005 में संशोधन करके इसे 500 रुपये से कम किया गया, जोड़ा गया। यह 2006 से लागू थी। इस अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है यदि कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता, उपसंजात नहीं होता तो
संपत्ति का अधिग्रहण। धारा 27 के खंड 1 में बताया गया है कि यदि कोई भी दावेदार 6 मास के अंदर कोई उपस्थित नहीं होता, तब जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से उस संपत्ति का विक्रय कर दिया जाएगा यदि उसे पहले ही बेचा न गया हो। यानी खंड 1 बताता है कि अगर 6 महीने के अंदर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता तो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से उस संपत्ति को यदि पूर्व में बेचा नहीं गया तो विक्रय कर दिया जाएगा। इस धारा के खंड 2 में बताया गया है कि ऐसे संपत्ति के विक्रय से प्राप्त धन राज्य सरकार के बेनेधीन होगा। इस प्रकार दोस्तों धारा 21 से 27 के प्रावधानों को विस्तृत में पढ़ा गया है, जिसका पुनः एक बार रिवीजन कर लिया जाता है। तो धारा 21 ग्राम पुलिस अधिकारी ग्राम चौकीदार के विषय में प्रावधान करता है। ग्राम पुलिस अधिकारी ग्राम चौकीदार की नियुक्ति पदच्युति नियंत्रण जिला मजिस्ट्रेट का होता है। इस धारा की पूरक धारा 47 जिसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो घोषणा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी शक्तियों को जिला पुलिस अधीक्षक में निहित कर सकेगा और जिला पुलिस अधीक्षक ऐसे शक्तियों का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में करेगा। धारा 22 में प्रावधान किया गया कि पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे और जिले के किसी विभाग में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किया जा सकेंगे। इस अधिनियम की धारा 23 पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के विषय में बताता है, जिसमें पुलिस अधिकारी के कर्तव्य होंगे कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किए गए सभी आदेशों और वारंटों का तत्परता से पालन करे और निष्पादन करेगा। लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता ये संग्रहण और संसूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा। अपराधों का निवारण करेगा, लोक न्यूसेंस का निवारण करेगा, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करेगा तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित करेगा जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस विधिता बाध्य है। मदिरालय, जुमाघर, भ्रष्ट व्यक्तियों के समागम स्थल तथा उच्छृंखल व्यक्तियों के समागम स्थल में वारंट के बिना प्रवेश कर उनका निरीक्षण करेगा। इस अधिनियम धारा 24 पुलिस अधिकारी इत्तला आदि कर सकेंगे। यानी कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से कोई इत्तला दे सकेंगे तथा आवेदन द्वारा सम्मन वारंट, तलाशी वारंट या अन्य विधिक आदेशिकाएँ निकाले जाने की मांग कर सकेंगे। इस अधिनियम की धारा 25, 26, 27 लवारिस चल संपत्ति का पुलिस द्वारा अधिग्रहण तथा उसका निस्तारण इस विषय में बताया गया है, जिसमें धारा 25 में प्रावधान है पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और उनके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे। यानी कोई भी पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे, उसकी तालिका जिले मजिस्ट्रेट को देंगे और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति का व्ययन के बारे में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। इस अधिनियम की धारा 26 मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषण निकाल सकेगा। और धारा 27 ये बताता है कि यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता तो संपत्ति का अधिग्रहण या बयान। धारा 26 जिले के मजिस्ट्रेट ऐसी लवारिस संपत्ति जो निरुद्ध किया गया है उसको निरुद्ध कर सकेगा तथा उसकी घोषणा निकाल सकेगा। और यदि कोई भी दावेदार उस संपत्ति का ऐसे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 6 महीने के अंदर उपस्थित नहीं होता है या होकर उस पर अपना अधिकार स्थापित नहीं करता है तो ऐसी संपत्ति को धारा 27 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से बेचा जा सकेगा। धारा 26 के खंड 2 में बताया गया है कि CRPC की धारा 459 ऐसी लावारिस संपत्ति जिनका कोई दावेदार नहीं है
उन दशाओं का वर्णन किया गया है जिसमें जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा किसी भी समय ऐसी संपत्तियों को बेचा जा सकेगा। ये दशाएं इस प्रकार हैं कि यदि ऐसी संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृतया क्षयशील हो, यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय में उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा और ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम हो, तो ऐसी संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से किसी भी समय बेचा जा सकता है। धारा 27, यदि दावेदार 6 महीने के अंदर उपस्थित न हो तो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से उस संपत्ति का विक्रय कर दिया जाएगा। इस धारा के खंड 2 बताता है कि ऐसी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त धन राज्य सरकार के दंडाधीन होगा। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 21 से 27 का अध्ययन किया। धारा 28 से 35 तक की धाराओं का अध्ययन अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।